नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर यूनिट थर्ड का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जानकारी लेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को इसका फादर कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर किसे कहते हैं? पॉल बर्ग को। अब बात आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों क्या रहता है कि हम किसी डीएनए के अंदर अपना वांछित डीएनए प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कोई सेल है, उसका हमने आनुवंशिक पदार्थ या फिर डीएनए लिया, तो उस डीएनए के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए यानी कि वांछित डीएनए हमने क्या किया, उसके अंदर प्रवेश करा दिया। यह जो डीएनए बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इसको, पुनर्योजित डीएनए। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन के अंदर फेरबदल करके अपना डिजायर्ड डीएनए, जो हमें डीएनए चाहिए उस आनुवंशिक संगठन के अंदर, अगर हम प्रवेश करवा पाते हैं तो वह कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर इसे हम कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं इसको हम। इसकी क्या क्या खासियत रहती है बच्चों, ये हम देखेंगे। इसमें क्या रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कि हमारे पास में कोई जीन है, इस जीन को हमें एक्टिव रखना है या फिर इनएक्टिव रखना है, ये हम डिसाइड इस चीज से कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि कोई जीन है जिसको हमें इनएक्टिव रखना है, इनएक्टिव करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा प्रोसीजर है कि ये जैसे कि कोई जीन है जो कि एक्टिव फॉर्म के अंदर है, इस जीन के अंदर हम बीच में कोई हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस डाल देंगे जिससे कि यह जीन इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई जीन है, उस जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसी सीक्वेंसेस रहती है। ठीक है, प्रोमोटर सीक्वेंसेस रहती है। उन प्रोमोटर सीक्वेंसेस को हम जीन के, जैसे जीन है कोई, इस जीन के शुरुआत में हम लगा सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर सीक्वेंसेस रहती है, जिससे कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम सामान्यतया जीवाणुओं के अंदर हमारे डिजायर्ड जो जीन्स रहते हैं, वह उनके आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक पदार्थ जो रहता है उनका, उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। इसके लिए भी कई सारी टेक्निक्स पाई जाती है उनका उपयोग करते हुए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो किया गया था ये SV40 नामक एक वायरस था। इसके डीएनए को, इसके जीनोम को जीवाणुओं के अंदर प्रवेश करवाया गया था। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था खुराना के द्वारा। खुराना इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने टीआरएनए की सीक्वेंसेस बनाई थी, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कृत्रिम टीआरएनए की सीक्वेंसेस बनाई थी, हालांकि ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, लेकिन सर्वप्रथम लैब के अंदर इसका निर्माण किया गया, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब अपन बात करते हैं इसकी टूल्स क्या क्या है, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कार्य कैसे करता है, इसके टूल्स क्या क्या है। सबसे पहला इसका टूल है इसका एंजाइम।
एंजाइम, एंजाइम में भी दो प्रकार के हैं, एक रहता है लयनकारी एंजाइम और एक रहता है क्लीवेज, एक रहता है क्लीवेज या विदलनकारी, विदलनकारी, ठीक है। लयनकारी को कहते हैं लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है बच्चों, लयनकारी एंजाइम क्या काम करता है, लयनकारी एंजाइम जीवाणु कोशिका में से, जीवाणु कोशिका में से डीएनए को पृथक करने का कार्य करता है। सबसे पहले क्या काम करना होगा हमें इसके अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा कि हमारे पास में डीएनए कोशिका से बाहर उपलब्ध हो। जब डीएनए कोशिका से बाहर उपलब्ध होगा तभी वह डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम आ सकेगा। अब देखिए कि ये जो अपने पास एंजाइम पाए जाते हैं लाइटिक, इन लाइटिक एंजाइमों की हेल्प से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। देन फिर काम आता है क्लीवेज एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम जो कि डीएनए को कट करने का कार्य करते हैं, डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ये तीन प्रकार के एंजाइम रहते हैं बच्चों, तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज, और तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर इनको हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। मोर एप्रोप्रिएट टर्म रहेगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं। देखिए बच्चों, दो प्रकार के एंजाइम थे, लयनकारी और विदलन। ये दोनों ही एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए काफी यूजफुल है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि ये जो एंजाइम है लयनकारी, यह है कोशिका के विघटन के लिए आवश्यक है, ठीक है। सेल वॉल जो रहती है, कोशिका की लेयरिंग जो रहती है बाहर की, उसको तोड़ने के लिए काम आता है। जबकि ये जो एंजाइम है क्लीवेज एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा रहेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अपन इनके बारे में भी देखेंगे पहले, एक्सोन्यूक्लियस क्या है और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है। जैसा कि नाम से ही है, ठीक है ना, एक्सो का मतलब क्या रहता है, बाहरी, बाहरी, एक्सो का मतलब बाहरी, न्यूक्लियस मतलब डीएनए का जो डीएनए है, न्यूक्लिक मटेरियल है, उसको काटने वाला। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को बाहरी सिरे से काटता है। जैसे कि हमारे पास में एक कोई डीएनए खंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए खंड है, तो यह एंजाइम क्या करेगा, यह एंजाइम इसको सिरे से काटेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड से इसको रिमूव करता जाएगा। या तो ये काम करेगा 5 प्राइम से, आइदर ये काम करेगा 3 प्राइम एंड से काम करेगा। तो यहां से यह इसको एक एक न्यूक्लियोटाइड को काटता जाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लियेज, जो कि सिरों से डीएनए को काटने का कार्य करता है। ये ध्यान देने वाली बात क्या है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा ये। दूसरा एंजाइम है अपने पास में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या रहता है, एंडो का मतलब होता है भीतरी यानी आंतरिक। जैसे कि हमारे पास में कोई डीएनए खंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए खंड है हमारे पास में, तो यह एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम यहां सिरों से नहीं काटेगा, यह एंजाइम कट करेगा डीएनए को बीच में से कहीं से भी कट कर सकता है, सिरों को छोड़कर बीच में से कहीं भी कट कर सकता है। इन एंजाइम को क्या कहेंगे अपन, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइमों को आणविक कैंचियां भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इनको। ये बच्चों क्या काम करती है? यह ही मेन टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, मेन टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम जो रहते हैं उनमें एक खासियत रहती है कि यह कुछ सीक्वेंसेस होती है पर्टिकुलर, ठीक है, डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंसेस होती है पर्टिकुलर, उन सीक्वेंसेस को पहचान कर वहीं पर कट लगाने का कार्य करते हैं। वहीं पर कट लगाएंगे और कहीं कट नहीं लगाते हैं। अपन इसको देखेंगे डिटेल के अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम को देखिए, जैसे कि ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, एक सीक्वेंस है GAAPPC, ऊपर लिखा है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, GAAPPC, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस लिखी है मैंने, इस सीक्वेंस को अगर आप ऊपर से पढ़ते हैं GAAPPC और इसी सीक्वेंस को आप नीचे इधर से पढ़ते हैं GAAPPC, तो ये सीक्वेंस सेम आती है, ये सीक्वेंस सेम आती है। ऊपर से पढ़ने से, इस डायरेक्शन से पढ़ने से भी सेम आ रही है और इस डायरेक्शन से पढ़ने से भी यह सीक्वेंस सेम आती है। ऐसी सीक्वेंसेस कहलाती है पैलियंड्रोमिक डीएनए। पैलियंड्रोमिक डीएनए, डीएनए के अंदर ऐसी सीक्वेंसेस जो ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हैं तो सेम आती है, और नीचे वाले सेगमेंट को भी अगर अपन पढ़ते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम आती है। ऐसी सीक्वेंसेस कहलाती है पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस। हमारे डीएनए के अंदर ऐसी अनेकों सीक्वेंसेस पाई जाती है जो कि पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम इन सीक्वेंस का उपयोग कैसे करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम क्या करता है बच्चों? इन्हीं सीक्वेंसेस को पहचानता है। जो एंजाइम पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो सीक्वेंस लिखी है इसके लिए एंजाइम है EcoR1 नामक एंजाइम है। EcoR1 एंजाइम जो है यह हमारे डीएनए की इस सीक्वेंस को पहचानता है, और जहां कहीं भी यह सीक्वेंस उसको मिलेगी वह कट लगा देगा। जैसे कि इसमें देखिए यह कट किस प्रकार से लगाता है। ये देखिए, इस प्रकार से इसने क्या किया बच्चों? कट लगा दिया। ये जब कट लगता है तो इसमें देखिए यह सीक्वेंस यहां से टूट गई, यह सीक्वेंस यहां से टूट गई। जब ये सीक्वेंसेस यहां से टूटी है तब डीएनए कभी भी जब वापस नजदीक आएगा तब यह वापस चिपक भी सकती है। तो ऐसे कट को हम कहते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए आपस में बहुत जल्दी वापस पेयर कर जाता है, ठीक है। ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रहना चाहता है डीएनए। तो EcoR1 एंजाइम क्या करेगा? जहां कहीं भी ये सीक्वेंस उसको मिलेगी पैलियंड्रोमिक, उसमें कट लगा देगा, और कट लगाने के साथ से ही स्टिकी एंड्स का निर्माण कर देगा। कई सारे एंजाइम हैं हमारे पास में,
ठीक है, इको R1 है, हिल्ड थर्ड है, फर्स्ट है, इस तरह से और भी कई सारे एंजाइम होते हैं। एक तो देखो बच्चों ये आगे स्टिकी एंड का, दूसरा एक और टाइप का रहता है, इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड, ब्लंट एंड क्या होता है? भौंटा एंड, मतलब बीच में से टुकड़े करता है। जैसे कि ये जैसे सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम, देखिए ये भी वापस सीक्वेंसेस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये ऊपर और नीचे दोनों सेम ही है सीक्वेंसेस, इनको क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यह कहाँ कट लगाता है? इस तरीके से कट लगाता है, इधर वाला डीएनए इधर, इधर वाला इधर, तो बीच में से कट लगा दिया। तो यह एंड क्या कहलाएंगे? ब्लंट एंड कहलाएंगे, जो कि वापस अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं। एक रहता है स्टिकी एंड जो कि अपने आप से जुड़ जाता है, दूसरा रहता है ब्लंट एंड जो कि अपने आप से नहीं जुड़ पाता है। तो बच्चों आज अपन ने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या क्या होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद।